Hello champions, good evening. How are you? I hope you are doing good, right? आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है? मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही? जस्ट कंफर्म. गुड इवनिंग. गुड इवनिंग. आजाद, गुड इवनिंग. सारे बच्चों को गुड इवनिंग. चलिए सेशन को कंटिन्यू करते हैं. आज के सेशन में वही हमारा फेवरेट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चलेगा, जिसमें रेफरेंस इलेक्ट्रोड और बाकी इलेक्ट्रोड की बात करेंगे. ठीक है, तो काफी इजी है सेशन, आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है. सिर्फ अपने शॉर्टकट नोट्स बनाते जाना है, जो जो मैं इंपॉर्टेंट बताऊं उसे लिखते जाना है. ठीक है, तो काफी काफी कुछ इजी है, बिल्कुल आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है. चलिए सेशन को कंटिन्यू करते हैं. या सो चलिए स्टार्ट करें. रेफरेंस इलेक्ट्रोड. ओके, सो रेफरेंस इलेक्ट्रोड हम लोग स्टार्ट करेंगे. ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो रेफरेंस इलेक्ट्रोड से रिलेटेड ही है, लेकिन गिब्स एनर्जी और बाकी कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता दूं कि क्या क्या पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. गिब्स एनर्जी के बारे में डिस्कस करेंगे, कैसे इसका ई सेट आया. फिर हम लोग बात करेंगे, देखिए ये वाला स्टैंडर्ड सेल, ई नॉट सेल के बारे में बात करने वाले हैं. और फिर हम बात करेंगे रेफरेंस इलेक्ट्रोड की, जो हमारा टारगेट है आज. रेफरेंस इलेक्ट्रोड के बाद हम लोग बात करने वाले हैं, देखिए कुछ एसएचजी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में. फिर हम बात करेंगे कैलकुलेशन ऑफ एसएचजी, एसएचजी का कैलकुलेशन कैसे करना है, एप्लीकेशन क्या है. फिर अगला टॉपिक हाइड्रोजन गैस रहेगा, गैस इलेक्ट्रोड और गैल्वानिक सेल. फिर हम लोग बात करेंगे इस टॉपिक के ऊपर सेकेंडरी वोल्टाइक सेल के ऊपर, निकल कैडमियम निकैड जो बोलते हैं, निकैड जिसके ऊपर क्वेश्चन है. ठीक है, ये सारी चीजें, मर्क्यूरी एंड मर्क्यूरी बैटरी, ये सारे टॉपिक आज के सेशन में हमारा है. तो चलिए सेशन को कंटिन्यू करते हैं और बात करते हैं गिब्स एनर्जी फॉर दिस सेल रिएक्शन की. पहली बात, ये क्वेश्चन आता है बच्चों के दिमाग में कि गिब्स एनर्जी होता क्या है. सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है बच्चों के दिमाग में आता है कि ये गिब्स एनर्जी क्या है. ये क्वेश्चन आता है बच्चों के दिमाग में. तो पहले हम लोग बात कर लेंगे कि गिब्स एनर्जी क्या है, फ्री गिब्स एनर्जी क्या है, एंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी का रिलेशन क्या है. ये सारी चीजें हम लोग बात कर चुके हैं कौन से चैप्टर में, थर्मोडायनामिक्स में. तो हम लोगों ने थर्मोडायनामिक्स चैप्टर में, थर्मोडायनामिक्स में हमने बात की है. ठीक है, ये थोड़ा सा जो रिलेशन है वो थर्मोडायनामिक और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का रिलेशन आता है, तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे. एसएचजी, यस एसएचजी इज इम्पोर्टेंट वन, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल और पोटेंशियल सेल, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है. चलिए बच्चों बात करते हैं, डिस्कस करते हैं और स्टडी करते हैं. सिर्फ बने रहिएगा, ये ऐसी गुजारिश है मेरी. आगे चलते हैं. सो गिव्स एनर्जी ऑफ सेल रिएक्शन, सेल रिएक्शन का गिव्स एनर्जी एंड सेल पोटेंशियल, कैसे फाइंड करते हैं सेल पोटेंशियल या फिर गिव्स एनर्जी. ठीक है, and the electrical work done in the galvanic cell is the electricity charge pass multiplied by the potential cell potential. सेल पोटेंशियल हमने थोड़ी देर पहले कैसे निकाला, सेल पोटेंशियल निकाला ई नॉट. ठीक है, ई नॉट ऑफ सेल निकाला ना हमने, कैसे निकाला, ये रहेगा ई ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड. ये वाले फॉर्मूले से हमने सेल पोटेंशियल निकाला. और गिब्स एनर्जी अगर निकालना है हमको तो हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिकल वर्क डन इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ चार्ज पास. अमाउंट ऑफ चार्ज पास मतलब आप फराडे में लिखोगे. सेल पोटेंशियल क्या है, ई नॉट ऑफ दिस सेल. आप क्या बोलोगे, अब क्या बोलोगे कि इलेक्ट्रिकल वर्क डन इज इक्वल टू, इलेक्ट्रिकल वर्क डन इज इक्वल टू Faraday's charge pass, how much quantity of the charge is being passed into cell potential. सेल पोटेंशियल, ये आपका इक्वेशन आ जाएगा. और अगर ऐसा आया तो चार्ज पास इज इक्वल टू नंबर ऑफ फराडेज इनटू कूलम्स. ओके, एन इज नंबर ऑफ मोल्स, एफ इज फराडेज चार्ज, ओके,
Hence, electrical work can be written as E naught of the cell, NF E naught of the cell. We can write the NF E naught of the cell, electrical work, where work done is given by the Gibbs in 1978. W. Gibbs in 1978 concluded that the electrical work done in the galvanic cell is equal to decrease in Gibbs energy. So whatever the change in Gibbs energy, decrease means negative of the delta G. So whatever the change in Gibbs energy, it is equal to electrical work done. ये कब आया था? 1878 में. किसने बताया था? गिब्स ने. गिब्स ने बताया कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो इलेक्ट्रिकल वर्क डन है, that will be equal to delta G. Okay, delta G. Delta G क्या है? G is a Gibbs energy. So it is equal to Gibbs energy. And thus we can write minus delta G is equal to NF E cell. We can write minus delta G NF E cell. कैसे? क्योंकि इलेक्ट्रिकल वर्क तो माइनस डेल्टा जी है, हमने ऐसा लिख लिया. तो डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस NF E cell. डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस NF E cell. अगर आपने स्टैंडर्ड कंडीशन लिया, तो G विल बिकम G नॉट, E बिकम्स E नॉट, क्योंकि नॉट से डिनोट करते हैं हम किसको? स्टैंडर्ड कंडीशन को. तो आपका फाइनली इक्वेशन क्या आ गया? डेल्टा G नॉट इज इक्वल टू माइनस NF E नॉट सेल. ये फॉर्मूला आपको याद रखना है न्यूमेरिकल के लिए. इसके बेसिस पे भी क्वेश्चन काफी पूछे जा रहे हैं. ठीक है, एक बार और. यस वैशाली, मैं यहाँ पे बता देता हूँ, एक ब्लैंक स्लाइड पे बताऊंगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा. देखो क्या होता है. वर्क, इलेक्ट्रिकल वर्क डन is equal to charge passed through the cell into cell potential. ठीक है, चार्ज पास थ्रू द सेल इनटू सेल पोटेंशियल. ये फॉर्मूला होता है. इलेक्ट्रिकल वर्क डन इज इक्वल टू चार्ज पास इनटू सेल पोटेंशियल. ये फॉर्मूला होता है. तो वर्क डन को W बना दो, वर्क डन लिख दो, या इलेक्ट्रिकल वर्क डन लिख दो, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? चार्ज पास नंबर N इंटू फराडे. फराडे मतलब चार्ज पास हो गया ना. हाँ, चार्ज पास हो गया. एंड सेल पोटेंशियल क्या हो जाएगा? सेल पोटेंशियल इंटू ई नॉट ऑफ सेल, और ई सेल लिख दीजिए, क्योंकि नॉट अभी किसी का नहीं लिख रहा हूं, तो ई सेल लिख दीजिए, ई सेल. तो अब मेरा इलेक्ट्रिकल वर्क डन कितना आया? NF E सेल. कैन आई राइट इलेक्ट्रिकल वर्क डन इज इक्वल टू NF E सेल. ठीक है, ये मेरा आ गया NF E सेल. अब होगा क्या? अब क्या होगा? NF E सेल लिख जाओ, मैं इसको लिख देता हूं यहाँ पे अच्छे से. इलेक्ट्रिकल वर्क डन इज इक्वल टू NF E सेल. ठीक है, ये मेरा आ गया, इतना आ गया वैल्यू. अब मैं क्या करूंगा? अब मुझे पता है कि 1878 में एक थियरी प्रपोज किया था. किसने? W. गिब्स ने. उन्होंने बताया था कि इलेक्ट्रिकल वर्क डन is equal to the amount of decreased Gibbs energy. ठीक है, अमाउंट ऑफ डिक्रीज गिव्स एनर्जी. तो हम लोग क्या लिखेंगे? EW इज इक्वल टू माइनस डेल्टा G. तो यहाँ पर इस फॉर्मूले को क्या लिख सकते हैं हम लोग? डेल्टा G माइनस में रहेगा NF E सेल, ऐसा लिख सकते हैं, NF E सेल. अब माइनस में बेटा, ये माइनस में है, तो ये माइनस साइन उस साइड लेके जाओगे, तो ये क्या हो जाएगा? इस इक्वेशन को क्या लिख सकते हो? डेल्टा G इज इक्वल टू माइनस NF E सेल. ठीक है, ये हमने लिख लिया. और ये चीज अगर आप स्टैंडर्ड कंडीशन पे निकालते हो, स्टैंडर्ड कंडीशन पे कैसे लिखते हैं? एकदम आसान सा तरीका है, सारे बच्चों को आ जाएगा. डेल्टा G नॉट इज इक्वल टू माइनस NF E नॉट सेल. ये स्टैंडर्ड कंडीशन में. तो दो इक्वेशन आपको याद रखने हैं, ये गिब्स एनर्जी के इक्वेशन का रिलेशन है. तो अगर आपसे कभी पूछ दे कि गिब्स एनर्जी, आपके क्वेश्चन आए भी हुए हैं क्वेश्चन बैंक में, गिव्स एनर्जी रिलेशन विथ सेल पोटेंशियल, तो आपको ई नॉट वाला इक्वेशन लिखना है.
गिव्स एनर्जी रिलेशन विथ स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, अगर बोल दिया तो ये ई नॉट वाला लिखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, हाँ नॉट लगा देंगे, यस स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल के लिए नॉट लगा देंगे, बाकी के लिए नॉर्मल लगेंगे। समझ में आ गया ये? वेरी गुड, थैंक यू सो मच। सारे बच्चों को समझ में आ रहा है, अच्छी बात है। वाह बच्चों, गुड, कीप इट अप। मैं बोल रहा हूँ वापस, बच्चों बैठिए सेशन के लिए, आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। मैं आप आज बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं, मैं आप सबसे फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि थोड़ी देर बैठिए और 10 से 15 मिनट और बैठिए, देखिए आपको कितना अच्छा लगने लगेगा, सारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा और इजी भी लगेगा। इसीलिए हम जब क्वेश्चन बैंक में सॉल्व करते हैं ना तो अटकते नहीं है फिर। थैंक यू एरम, थैंक यू सो मच। चलो अगले 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 टॉपिक पे चलते हैं। यहाँ पे हमारा जो टॉपिक था, इस टॉपिक को हमने देख लिया, टॉपिक ये था देखो, गिव्स एनर्जी का, और ये हमारा जी नॉट आ गया। अगला टॉपिक देखते हैं। ठीक है, we know that delta g naught is an extensive property। याद रखो extensive property क्या होता है? A property which depend upon the amount of matter present, amount of matter present, okay, which is depend upon the amount of matter present. It's called as what? Extensive property, or which is depend upon the external amount, okay, एक्सटर्नल अमाउंट। थैंक यू आशीष, आप लोग भी कितने अच्छे स्टूडेंट हो, ऐसी बात नहीं है, सारे अच्छे बच्चे मिलते हैं तब अच्छे टीचर बनते हैं बेटा, अच्छे टीचर से अच्छे बच्चे नहीं बनते, अच्छे बच्चों से अच्छे टीचर बनते हैं। ठीक है, इफ द स्टोइकियोमेट्री इक्वेशन, if the stoichiometry equation of the redox reaction is multiplied by the 2, that is the amount of substance oxidized by the reduce are double, delta G naught doubles, the mole of equation transfer also doubles। देखो ध्यान से देखो बच्चा, ये क्वेश्चन काफी ट्रिकी है और इसको समझना है। अब देखो, ध्यान से समझना है इस चीज को, मैंने इक्वेशन अभी सिखाया यहाँ पे, अभी हमने इक्वेशन सिखाया अभी आपको, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू एन ऑफ फैराडे इनटू ई नॉट सेल्फ, ये इक्वेशन लिखा अभी हमने। ठीक है, ये इक्वेशन लिखा माइनस एन एफ ऑफ फैराडे डिस्टेंस, ये हमने लिखा। अब हमने एक और चीज देखी, एक चीज हमने और देखी इसमें, क्या खास बात सीखा इसमें? इसमें हमने एक चीज सीखा कि डेल्टा जी नॉट जो है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, इसका मतलब डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ मैटर, अमाउंट ऑफ मैटर, मैटर के अमाउंट के ऊपर डिपेंड करेगा। इसका मतलब अगर डेल्टा जी नॉट आप चेंज करते हो, बढ़ाते हो, बढ़ाते हो, समझ लो कि 2 टाइम बढ़ा दिया, तो इसका मतलब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होने की वजह से, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होने की वजह से अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द सिस्टम विल आल्सो चेंज। समझ में आ रहा है आपको? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होने की वजह से, ये तो डिपेंड करता है ना इसके ऊपर, तो अगर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होने की वजह से अमाउंट ऑफ मैटर भी इसका चेंज होगा। और वही बात देखो यहाँ पर बता रहे हैं, यहाँ पर बता रहा था अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस आर डबल व्हेन डेल्टा जी नॉट डबल्स, जब डेल्टा जी नॉट बढ़ता है तो अमाउंट ऑफ substance which undergoes oxidation or reduction will also change। और ये बात देखिए, द मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितना इलेक्ट्रॉन यूज होता है, कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, वो भी डबल हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये तो क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करता है, इसीलिए ये चीज आपको बड़े अच्छे से पॉइंट को याद रखना है। ठीक है, तो ई नॉट सेल, अब इसी इक्वेशन को अच्छे से लिखा है, कोई इसमें मेहनत वाला काम नहीं है बेटा। देखिए इस इक्वेशन को, ये इक्वेशन मैंने अभी सिखाया आपको इसको, तो क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते? ई सेल, ई नॉट सेल इज इक्वल टू डेल्टा जी, तो वैसे ही है, ये एन एफ को लाके यहाँ डिवाइड कर दो, तो ये डेल्टा एन एफ को डिवाइड कर दो, ये निगेटिव में रहेगा, ये इक्वेशन आ गया हमारा। हाँ, ये एमसीक्यूज में और कभी कभी थियरीज में भी पूछ सकता है, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, थियरीज में भी आ सकता है। देखिए ये हो गया, तो अभी यहाँ पे इन्होंने क्या बताया कि अगर 2 टाइम डेल्टा जी नॉट आपने किया, जी नॉट को दो दो बार बढ़ाया, तो नंबर ऑफ मोल्स भी क्या हो जाएंगे, 2 बार बढ़ जाएंगे। ठीक है,
तो कट हो जाएगा, 2 और 2 कट हो गया, तो फिर से लास्ट में आपका क्या आ गया? वही इक्वेशन आ गया। तो इससे हमको क्या पता चलता है कि E naught of this cell throughout the reaction is remain constant, or I can say it's independent on change of delta G naught. हाँ, हाँ, वही मैं बता रहा हूँ श्रुति, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है। देखिए, अब आप लोग सब लोग ध्यान दीजिएगा, ये नई स्लाइड ब्लैंक स्लाइड पे मैं ले रहा हूँ और आप लोग सब ध्यान दीजिएगा और मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। देखिए, मेरे पास इक्वेशन है डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल। मेरे पास ये इक्वेशन है और हमने पढ़ा कि डेल्टा जी नॉट अगर हम बढ़ाते हैं तो नंबर ऑफ मोल्स of substance और you can say number of moles of electrons ये भी बढ़ते हैं। ये चीज मैंने सिखाया, अभी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है तो बढ़ते हैं, ये चीज मैंने सिखाया। तो अगर मैंने ये बताया कि 2 टाइम डेल्टा जी नॉट अगर करोगे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फैराडे वाला जो पार्ट है वो भी क्या हो जाएगा, 2 बार बढ़ जाएगा, डबल टाइम इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गया आपको? क्यों? क्योंकि ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो मुझे बताओ कि अगर 2 बार मैंने डेल्टा जी को बढ़ाया तो नंबर ऑफ मोल्स 2 बार बढ़ जा रहे हैं, तो क्या असर होगा ई नॉट सेल के ऊपर? क्या ई नॉट सेल भी 2 बार बढ़ेगा कि 2 बार घटेगा कि कुछ भी नहीं होगा? कुछ भी नहीं होगा। क्या होगा बताओ? ई नॉट सेल क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। आस्था ने लिखा है कांस्टेंट, जो कि सही बात है, कुछ हो गया है। कुछ हो गया है, कुछ नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं होगा। रिमेन सेम, रिमेन कांस्टेंट, यस, वही मैं प्रूव कर रहा था बेटा। बच्चों, श्रुति, आपने जो क्वेश्चन पूछा था ना वही मैं प्रूव कर रहा था। मैं प्रूव कैसे कर रहा था, देखो, देखो ये इक्वेशन है। क्या मैं इस इक्वेशन को ऐसा लिख सकता हूँ, ई नॉट सेल इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट अपॉन एन एफ? क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ इस इक्वेशन को? इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूँ ना, इसको इसको लाके यहाँ डिवाइड कर दिया बस। और जब मैं ऐसा लिख सकता हूँ तो मैं ग्रीन कलर से बढ़ा रहा हूँ, तो 2 बार जी बढ़ाओगे तो 2 बार ये भी बढ़ेगा और 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो लास्ट में इसके ऊपर कुछ फर्क पड़ रहा है क्या? नो फर्क, नो फर्क, इसके ऊपर कोई फर्क नहीं है। ठीक है, इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आ गया? नो डिफरेंस, नो चेंज। आई एम जस्ट जोकिंग दिव्या, प्लीज डोंट टेक इट सीरियसली। ठीक है, तो इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आ रहा है? हाँ, कांस्टेंट रहेगा। इतना याद रखना है आप सबको, ये सारी चीजें याद रखनी। अगर क्वेश्चन आए तो हिट करके आना एकदम बढ़िया से। हाँ देखो, अब बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। अगर इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगी तो ये चेंज होगा, तो ये चेंज नहीं भी होगा ना, नहीं होगा ना। एक चेंज होगा तो दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं होगा, नहीं होगा तो डेल्टा ई नॉट भी क्या होगा, चेंज होगा। फिर तब क्या होगा, चेंज होगा। इट डज नॉट डिपेंड ऑन द अमाउंट। यस, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगा तो सब कुछ केस उल्टा हो जाएगा, नहीं तो सब सीधा सीधा केस चलेगा। बातें समझ में आ गई? गिब्स एनर्जी कभी भूलोगे नहीं ना। ये इक्वेशन आपके बहुत ही ज्यादा काम की है, ये इक्वेशन बहुत ज्यादा काम की है और आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है। ये आपके क्वेश्चन बैंक में भी दिया हुआ है, माइनस एन एफ। आगे चलते हैं अगले पॉइंट के ऊपर। अगले पॉइंट पे मतलब ई सेल इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगी तब ई सेल चेंज होगा। ई सेल तब कांस्टेंट नहीं रहेगा अगर इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगी, लेकिन डेल्टा जी कभी इंटेंसिव नहीं हो सकता, वो हमेशा एक्सटेंसिव होता है। जैसे एक लड़का है, एक लड़का है, क्या पहनता है, पैंट शर्ट पहनता है, पैंट शर्ट। ठीक है, पैंट शर्ट पहनता है। अगर ये लड़की होगा तो ड्रेस पहनेगा। ठीक है ना? तो वैसे ही डेल्टा जी क्या है, एक्सटेंसिव है, तो क्या पहनता है, क्या करता है, ई नॉट सेल कांस्टेंट रहता है। अगर ये इंटेंसिव होगा तो कांस्टेंट नहीं रहेगा, लेकिन अगर ये लड़का है, फिक्स है, तो पैंट शर्ट पहनेगा ना हमेशा के लिए, तो फिक्स है ना भाई, दिस इज फिक्स। ओके, हाँ, याद रखना है ये चीज को।
चले आगे चलते हैं, अगले वाले पड़ाव पे चलते हैं, अगले वाले क्वेश्चन को देखते हैं। थोड़ा काफी कुछ पढ़ना है इसमें बेटा, ठीक है। उन बच्चों का पक्का फायदा होता है जो थोड़ी देर तक रुकते हैं। 30-40 मिनट अगर आप रुकोगे ना, आपका फायदा होगा। लेकिन मेरे पास लिस्ट में दिखा रहा है 102 बच्चों ने ज्वाइन किया था, लेकिन कुछ बच्चे छोड़ के चले गए इसमें से। फिर ऐसा मत किया करो। अगर ऐसा करोगे तो थोड़ा सा, हाँ अदिति मैं कोशिश करता हूँ अच्छे से लिखने का। ये डिजिटल है ना, डिजिटल है तो थोड़ा सा इशू होता है। चलिए आगे चलता है। अब दूसरा आ गया स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। वही वाला केस है जो अभी हमने सीखा था ना, वही वाला जो केस हमने सीखा था वो अभी वही वाला केस है, ठीक है। बस थोड़ा सा चेंज है, इसको समझना है जरा हम लोगों को। The relation between standard Gibbs energy change of the cell reaction and standard cell potential is given by the equation. There is an equation 5.27. It is given by the equation, and this is the equation. This is that equation. ये वो equation है. Delta G naught is equal to N F E naught cell. Okay, I gonna some confuse that Y around. Okay. क्या लिख रहे हो तुम, कुछ समझ में नहीं आ रहा. Okay. So the relationship between standard Gibbs energy change of a chemical reaction and it is an equilibrium constant is given as the thermodynamics is in thermodynamics. Thermodynamics में जो हम लोग पढ़े थे वो डेल्टा जी आर टी एल एन के, एक्चुअली ये कैंसल हो गया था, ये आपके सिलेबस से कैंसल हो गया था, इसलिए आप लोगों ने ये पढ़ा नहीं था। तो ये याद रखिए, डेल्टा जी नॉट माइनस आर टी एल एन के। सर आवाज बहुत धीरे से आ रही है, अभी आ रही है? मेरा माइक तो फुल दिखा रहा है बेटा, ग्रीन जाके एकदम टॉप पे चले जा रहा है। वॉल्यूम बढ़ा लो जरा, फोन का वॉल्यूम बढ़ा लो जरा। ये माइक देखो अच्छे से अटैच है कि नहीं है। अभी आ रही है दोनों बच्चों, आवाज आ रही है मेरी? कंफर्म कीजिए। फुल है? जोर से आ रही थी। ओके ओके ठीक है, अभी चलो ठीक है। कंबाइनिंग इक्वेशन, इक्वेशन 5.28 जो हमने निकाला था और 29 यहाँ है, इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करोगे, देखो ध्यान से देखो बच्चा, आपको समझ में आ जाएगा, एक लाइन में समझ में आ जाएगा। देखो ये वाला जो इक्वेशन है इसको हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में निकाला अभी आपके सामने। ये वाला इक्वेशन है जो कि हम थर्मोडायनामिक्स में देखे हैं, ठीक है। ये वाला जो इक्वेशन है वो हम लोगों ने थर्मोडायनामिक्स में देखे हुए हैं। कौन सा वाला इक्वेशन? 5.29 वाला, ठीक है। ये दो इक्वेशन हमने देखे हैं, इन दोनों इक्वेशन को रिलेट करो। क्या करो? रिलेट करो। तो आपको क्या मिल जाएगा? डेल्टा जी, इसको लिख सकते हो, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल। ये हो गया। अब दोनों को कंबाइन को, डेल्टा जी नॉट इधर भी है, डेल्टा जी नॉट इधर ही है, तो ये इक्वल दिस पार्ट इक्वल दिस पार्ट, so you are getting this equation, you are getting this equation. So E नॉट सेल इज इक्वल टू क्या होगा? ये NF को लेके जाओ और यहाँ डिवाइड कर देना, NF को ले जाके डिवाइड कर दिया और आपको क्या मिल गया? RT बाई NF ln K। वैसे ही है, ln मतलब नेचुरल लॉग, नो 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 नो, लॉग 10 नहीं, सुमित सुमित रॉन्ग हो जाएगा। ln मतलब 2.303 टाइम लॉग टू द बेस 10, ये होता है। ln का मतलब होता है 2.303 टाइम ऑफ log टू द बेस 10। ऐसा इक्वेशन थर्मोडायनामिक्स में भी था, ये थर्मोडायनामिक्स से रिलेशन है, ये रिलेशन है थर्मोडायनामिक्स का। तो यहां तक समझ में आ गया सारे बच्चों? यहां तक आ गया? फिर लिखोगे आप 2.303 आर टी बाई एन एफ लॉग टू द बेस 10 ऑफ के। तो ये कहां से लाया मैंने, ये कहां से लाया बोलोगे आप, कहां से लाया? तो ये जो ln था ना, ln, ये ln 1 ln इज इक्वल टू 2.303 log टू द बेस 10, ये होता है ln। मैं ln की जगह पे रख दिया 2.303 आर टी बाई एन एफ लॉग टू द बेस 10 के, ठीक है, उसकी जगह पे रख दिया। और रखने के बाद अब देखो, अब बोलोगे कि ये 0.592 कहाँ से लाए आप? तो मैं देखो, फराडे की यूनिट 1 फराडे इज इक्वल टू 96500 कूलम्ब होता है। तो फराडे की जगह पे मैंने रख दिया 96500 कूलम्ब और इसको डिवाइड कर दिया, तब मुझे आ गया 0.00592 लॉग टू द बेस 10 एट 25 डिग्री सेल्सियस, जो कि मेरा इक्वेशन है।
मेरा इक्वेशन क्या आ गया, ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0.0592 अपॉन एन लॉग टू द बेस 10 ऑफ के। ठीक है, बात समझ में आ रही है? इक्वेशन इजी है, समझ में आया कैसे लिखा मैंने? गैस कांस्टेंट भी रखा ना सर, तब वो आया। हाँ हाँ हाँ, सॉरी सॉरी, ये गैस कांस्टेंट भी रखा, गैस कांस्टेंट भी रखा, सिर्फ यही नहीं रखा, गैस कांस्टेंट रखा, टेम्परेचर भी रखा, टेम्परेचर 273 केल्विन रखा, और यहाँ पर इसको रख दिया 8.341 और 0, हाँ 8.314 रखा, तो आपका आंसर आ गया। ठीक है, यहाँ पे कैलकुलेट कर दिया, आसान है, इजी है। F मीन्स फराडे विच इज इक्वल टू, फराडे इज इक्वल टू 96500 कूलम। ओके, क्लियर है? या मेरी आवाज आ रही है? क्या बच्चों, मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ, ओके ओके ओके, अरे रुक जाओ रुक जाओ, ठीक है, चलो सेशन को कंटिन्यू करते हैं। यस सर, क्लियर ही थी आवाज। अच्छा, नहीं नहीं, एक्चुअली मुझे चार्जर कनेक्ट करना था बेटा क्योंकि बैटरी लो हो रहा था। तो ये वाला पार्ट समझ में आ गया अच्छे से सारे बच्चों को? ये कर पाओगे ना? आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, ये टेक्स्ट बुक का पार्ट है, और टेक्स्ट बुक में अच्छा खासा दिया हुआ है, तो इसको कर लेना, इंपॉर्टेंट है। नाउ नेक्स्ट इज रेफरेंस इलेक्ट्रोड। रेफरेंस इलेक्ट्रोड, अब आ गए हम अपने टॉपिक पे। रेफरेंस इलेक्ट्रोड क्या है? देखो, मैंने पहले ही बताया है कि क्या होता है, कि आप लोगों ने अपनी रिपोर्ट्स देखी है, रिपोर्ट्स, कभी मेडिकल की रिपोर्ट्स आती है ना, मेडिकल की, दवा खाना जाते हो तो रिपोर्ट निकलती है, ऐसे रिपोर्ट्स आप देखे होंगे, ठीक है? तो इस रिपोर्ट्स में जैसे मान लीजिए कि किसी का हीमोग्लोबिन 9.2 आया है, अब ये 9.2 कम है कि ज्यादा है, ये बात कैसे पता चलती है? वहां पे देखो एक रेंज लिखा होता है, उस रेंज को देख के कि इसके बीच में रहेगा तो पता चलेगा। तो ये रेफरेंस नंबर है। विद दिस रेफरेंस नंबर वी आर रेफरिंग दैट दिस पर्टिकुलर गिवन वैल्यू इज करेक्ट और नॉट। ठीक है, ऐसे ही ऐसे ही इलेक्ट्रोड के केस में हम लोग अननोन इलेक्ट्रोड की पोटेंशियल को फाइंड करने के लिए, कौन सा पोटेंशियल? सेल पोटेंशियल को फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, किसी नोन का सहारा लेते हैं, नोन इलेक्ट्रोड का सहारा लेते हैं। और ये जो नोन इलेक्ट्रोड है, जिसका ईएमएफ ईएमएफ जो होगा वो जीरो होगा और एग्जैक्टली नोन होगा। ठीक है, तो किसी नोन वैल्यू या किसी ऐसा ऐसा इलेक्ट्रोड जिसका ईएमएफ क्या हो, जीरो हो, उसका सहारा लेके हम लोग क्या करते हैं, हम लोग निकालते हैं असली वैल्यू, जो दूसरे अननोन इलेक्ट्रोड की वैल्यू होती है, उसकी वैल्यू हम लोग असली वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग रेफरेंस इलेक्ट्रोड। क्या बोलते हैं? रेफरेंस इलेक्ट्रोड। बात समझ में आ रही है? रेफरेंस इलेक्ट्रोड, ओके। रेफरेंस इलेक्ट्रॉन होता है, every oxidation needs to accompany by the reduction, the occurrence of only oxidation or only reduction is not possible. Occurrence of only oxidation or only reduction is not possible. So in a galvanic cell, oxidation and reduction occur simultaneously. Galvanic cell में क्या होता है? Oxidation और reduction दोनों simultaneously होता है, एक साथ होता है. So the potential associated with a redox reaction can be experimentally measured for a equation for the measurement of the potential. Two electrodes need to be combined together where the redox reaction occur. जहां पर redox reaction होता है, उसमें क्या होता है? Two electrode need to combine together where the redox reactions are occurring. What would happen if the potential of one electrode of galvanic cell is zero? Then can we measure the potential of such galvanic cell? There are the two electrodes combined together with a redox reaction.
and the measured cell potential is algebraic sum of the two electrode potential. What is the electrode potential? Electrode potential will be sum of cathode and sum of anode. जैसे वो क्या बोल रहे हैं मैं बता रहा हूँ, देखो आपको अब ऐसे समझिए, देखिए देखिए आप इसको समझिए अच्छे से तो आपको समझ में आ जाएगा। ये आपके पास एक हाफ सेल था, आपके साथ एक हाफ सेल था, उसके बाद दूसरा हाफ सेल था, दूसरा हाफ सेल था। मान लीजिए इसका ईएमएफ और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ईएमएफ ये जो है और इसका ईएमएफ है, ईएमएफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और ईएमएफ, इसका ईएमएफ 10 यूनिट है, बोल लीजिए 10 यूनिट है, इसका ईएमएफ 20 यूनिट है। तो जब आप इसको बैटरी से कनेक्ट करोगे, बैटरी से कनेक्ट करोगे और यहाँ पे मीटर ब्रिज पे या किसी भी चीज पे इस पे जब चेक करोगे, गैल्वानोमीटर पे या वोल्टामीटर पे चेक करोगे, तो इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो 30 आएगा। कैसे? इट्स अ सम ऑफ द पोटेंशियल ऑफ देयर इंडिविजुअल इलेक्ट्रोड, ये इंडिविजुअल इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल का सम होता है ये, ठीक है। सो टोटल इलेक्ट्रोड potential is equal to sum of electrode connected, ठीक है, इलेक्ट्रोड कनेक्टेड, सम ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल विच इज कनेक्टेड। तो अगर आपको ध्यान से अगर आप देखोगे तो आपको क्या मिलेगा कि E इज इक्वल टू E1 प्लस E2, ऐसा करके आएगा। तो वो पूछ रहे हैं कि अगर किसी एक का पोटेंशियल मान लो अगर जीरो है, तो जो भी वैल्यू आएगा, जो भी वैल्यू वैल्यू आएगा वो E1 का रहेगा। अगर E2 जीरो है तो, अगर E1 जीरो है तो E2 का वैल्यू रहेगा। इसका मतलब एक का वैल्यू अगर पता है, किसी एक की वैल्यू पता है, तो दूसरे की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हो। अगर इसकी 20 यूनिट पता है और टोटल आपको 30 आ रहा है, तो आप क्या करोगे, 30 माइनस 20 कर दोगे और 10 आ जाएगा। बोलोगे ये वाला इलेक्ट्रोड का 10 है, तो आसान हो जाएगा ना निकालना। किसके बेसिस पे? रेफरेंस के बेसिस पे। So with the help of reference electrode, we'll be able to find out the potential of unknown electrolyte or potential of unknown electrode then with the help of known electrode. किसी unknown का potential हम लोग find कर सकते हैं with the help of known potential. बात समझ में आ रही है? किसी को डाउट हो तो पूछो। SHE, yes, SHE is an example, अभी आएगा। SHE हम लोग करने वाले हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हम लोग करने वाले हैं, उसके रिएक्शंस को भी देखेंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया टू सेल्स का पोटेंशियल? यस, क्लियर है, वेरी गुड। चलिए आगे चलते हैं। इसको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात हम लोग कर रहे थे, देखिए यही लिखा हुआ है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का। फिर हम लोग आगे चलते हैं। आ गया हमारा SHE, इसको शी बोलते हैं, शी नहीं बोलना, शी बोलना है, ठीक है। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज एन इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड जो कि क्या होता है, हाइड्रोजन का इस्तेमाल करके बनता है। पहली बात तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन को करके बनता है, और दूसरी बात बच्चे क्या करते हैं, इसको सेल लिखने की गलती करते हैं। ये सेल नहीं बेटा, ये हाफ सेल है। क्या है? हाफ सेल, जिसको हम लोग बोल सकते हैं इलेक्ट्रोड। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोड, इसीलिए इसके नाम में इलेक्ट्रोड लिखा हुआ है, ये सेल नहीं है। तुम लोग SHE ऐसे क्यों क्यों सिंबल डाल रहे हो? बहुत अच्छे खुश खुश लग रहा हो SHE में। SHE आपका दोस्त दोस्त है क्या? SHE consist of platinum। वाशली का रिप्लाई दो सर। वाशली का कौन? वाशली काय बोलता है तेरे तुम्हें? वैशाली का रिप्लाई दो। E1 E2 बताओ ना। इलेक्ट्रोड 1 एंड इलेक्ट्रोड 2 बेटा, सेल होता है ना, सेल होता है बच्चा। एक से इलेक्ट्रोड 1 है, इसको E1 बोलेंगे। ये इलेक्ट्रोड 2 है तो इसको E2 बोलेंगे। इलेक्ट्रोड 2 इलेक्ट्रोड 1 एक सेल को बनाने के लिए। काय बोलता तुम्हें? काय बोलायचं तुम्हाला? काय बोलायचं? अभ्यासच करत नाही, बाकी सगळं काय करता तुम्ही? चला, प्लेट कोटेड विथ अ प्लेटिनम ब्लॉक यूज्ड एज अ इलेक्ट्रोड, ठीक है। एंड द प्लेट, मैं देखो इसको ना, इसको ऐसे पढ़ेंगे नहीं हम लोग, इसको मैं मिटा देता हूँ। पहले पहले मैं समझा लेता हूँ, फिर ना हम लोग पढ़ेंगे इसको, तो आसानी से आ जाएगा, ठीक है। आसानी से आ जाएगा, एकदम आसानी से। तो पहले मैं समझा देता हूँ पहले अच्छे से आपको। देखो, एक ना बीकर होता है, ध्यान से देखो, एक बीकर होता है, उसमें ना एक ग्लास का जैकेट होता है, ऐसे ग्लास का जैकेट होता है, ऐसे ऐसे, ये देखो ऐसे ऐसे ग्लास का जैकेट होता है, यहाँ पे थोड़ा खुला होता है, ऐसे ऐसे ग्लास का जैकेट होता है।
ठीक है, इसके अंदर। और इस ग्लास के जैकेट में, इस ग्लास के जैकेट में यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो खुला हुआ होता है वो हाइड्रोजन गैस के लिए जगह होती है, ड्राई हाइड्रोजन गैस, ड्राई प्योर हाइड्रोजन गैस के लिए जगह होती है। ठीक है, अब ये देखो, ये यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट है, यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट है ना, ये इलेक्ट्रोलाइट, ये इलेक्ट्रोलाइट ऐसे सोल्यूशन से बना होता है जिसमें H प्लस आयन होता है। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लो, H2SO4 ले लो, H3SO4 ले लो, समझ रहा है, ऐसे चीजों से बना होता है जिसके अंदर H प्लस आयन होता है। मतलब इन शॉर्ट में बताना चाहता हूँ, इसके अंदर क्या है, H प्लस आयन है, एसिडिक सोल्यूशन है। क्या है, एसिडिक सोल्यूशन। कौन, इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट का कॉन्सेंट्रेशन होगा 1 मोलार। क्या होगा कॉन्सेंट्रेशन, 1 मोलार। हाइड्रोजन का प्रेशर होगा 1 एटीएम प्रेशर, हाइड्रोजन का प्रेशर होगा 1 एटीएम प्रेशर। एक ग्लास का जैकेट है, एक बीकर है, जिस बीकर के अंदर 1 मोलार सोल्यूशन है और हाइड्रोजन गैस पास हो रही है, 1 एटीएम प्रेशर रखा हमने। और यहाँ से देखिए एक वायर है, वन वायर इज सील्ड विद अ प्लेटिनाइज्ड प्लेटिनम प्लेट। यहाँ पे एक प्लेट है, यहाँ पे एक प्लेट है, इस प्लेट को बोलते हैं प्लेटिनाइज्ड, प्लेटिनाइज्ड प्लेटिनम प्लेट। ठीक है, एक प्लेट है, और ये हाफ सेल कहाँ जाता है, सर्किट कनेक्शन के लिए जाता है। ऊपर प्लेटिनाइज्ड प्लेटिनम प्लेट होता है, ट्रिपल पी। यस, कॉपर वायर नहीं है बेटा, प्लेटिनम वायर है। कॉपर वायर बिल्कुल नहीं है, कॉपर वायर नहीं यूज होता है, प्लेटिनम वायर है। ठीक है, ये प्लेटिनम का वायर है। इतना बात समझ में आ गया। अब मैं बताता हूँ कि पीपीपी क्या है, प्लेटिनाइज्ड प्लेटिनम प्लेट क्या होता है। इसमें एक प्लेट होती है, एक प्लेट होती है जो कि प्लेटिनम से बना होता है, प्लेटिनम से बना होता है, लेकिन इसके ऊपर ब्लैक प्लेटिनम की कोटिंग होती है, ब्लैक प्लेटिनम की इसके ऊपर कोटिंग हो जाती है। कोटिंग करते हैं रफ सरफेस बनाने के लिए, टू मेक द सरफेस रफ, टू मेक द सरफेस रफ, रफ सरफेस बनाने के लिए क्या होता है, प्लेटिनम की कोटिंग करती है। पॉजिटिव नहीं होता बेटा, मैंने बोला ये हाफ सेल है, आप लोग पहले से सोचे नहीं फिर मेरी बात को। ये क्या है, हाफ सेल है या आधा सेल है, आधा। तो या तो पॉजिटिव होगा या तो निगेटिव होगा, इसीलिए इसका दूसरा पार्ट नहीं दिखाया, सर्किट नहीं है अभी, अभी सर्किट नहीं है, ये सिर्फ हमारा हाफ सेल है, इलेक्ट्रोड है, आधा है ये। हाँ, अब क्या होता है, अब गेम देखिए, सुनिए ध्यान से। ये जो हाइड्रोजन गैस है ना, ये जो हाइड्रोजन गैस, ये ऐसे पास होती है, यहाँ से आती है हाइड्रोजन गैस। जस्ट इमेजिन कीजिए, यहाँ से हाइड्रोजन आ रही है, आ रही है, ऐसा हाइड्रोजन आती है, ऐसा हाइड्रोजन आती है, और हाइड्रोजन जैसे ही ये प्लेटिनाइज्ड प्लेटिनम प्लेट पे पड़ती है, ये प्लेट है ना, प्लेटिनाइज्ड प्लेटिनम प्लेट पे जैसे ही हाइड्रोजन पड़ती है, हाइड्रोजन क्या हो जाता है, डिसइंटीग्रेट हो जाता है। कैसे, H2, H2 है वो डिसोशिएट हो जाता है 2H प्लस आयन में, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ये क्या हो जाता है, ऐसे टूट जाता है। कौन टूट जाता है, हाइड्रोजन। कहाँ पे आके, प्लेट पे आके, प्लेट पे आके हाइड्रोजन टूट जाता है, और सोल्यूशन के अंदर 2H प्लस आयन ऐड हो जाता है। इस सोल्यूशन के अंदर 2H प्लस आयन ऐड हो जाता है, होता है कि नहीं होता है, हुआ कि नहीं हुआ। तो पहले वाले रिएक्शन में 2H प्लस आयन ऐड हुआ, तो कैन वी से द मोलार, एक मोलार कॉन्सेंट्रेशन था, अब मोलार कॉन्सेंट्रेशन क्या होने लगा, इंक्रीज होने लगा। कैन वी से मोलार कॉन्सेंट्रेशन क्या होने लगा, इंक्रीज होने लगा। और जब मोलार कॉन्सेंट्रेशन इसका इंक्रीज होने लगता है, और आप सर्किट के माध्यम से, ये सर्किट से इलेक्ट्रॉन पास करते हो, बैटरी से कनेक्ट करते हो और इलेक्ट्रॉन पास करते हो, तो ये जो 2H प्लस आयन है, वो 2H प्लस आयन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके हाइड्रोजन गैस बनाता है, हाइड्रोजन गैस बनाता है। और हाइड्रोजन गैस, वही हाइड्रोजन गैस इस प्लेट के पास से बबल होते हुए दिखती है। अगर आप डायग्राम देखेंगे तो यहाँ से हाइड्रोजन गैस बबल होते हुए दिखेगी। इसका रीजन क्या है कि 2H प्लस बन जाता है और वो हाइड्रोजन गैस पास हो जाता है। बात समझ में आ रही है, कंफ्यूज, इसको रिएक्शन, अब इतना सारा लिखा है तो कंफ्यूज होगा, मैं थोड़ा सा मिटा रहा हूँ फिर बता रहा हूँ, वैसा नहीं, रुक जाओ। ये देखो, मैं सारे अभी थोड़ी देर में मिट जाएगा सारा, तो फिर बता रहा हूँ, रुको, सब मिटा रहा हूँ फिर बता रहा हूँ। अब थोड़ा साफ हो गया, साफ सुथरा हो गया। अभी देखो मैंने क्या बोला था, यहाँ पर एक प्लेटिनाइज्ड प्लेटिनम प्लेट होगी, होगी ना, ये बताया था हमने। अब प्लेटिनाइज्ड प्लेटिनम प्लेट का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लेटिनाइज्ड प्लेटिनम प्लेट, व्हाट इज द यूज ऑफ प्लेटिनाइज्ड प्लेटिनम प्लेट। मैंने बोला
कि रफ सरफेस बनाने के लिए काम में आता है और रफ सरफेस से रिएक्शन फास्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर रफ सरफेस बनाने के लिए काम में आता है। अब बोलोगे सर प्लेटिनम ही क्यों लिया, कॉपर क्यों नहीं लिया? बेटा दूसरे सारे कोई भी मेटल लोगे ना तो क्या होगा कि जो सोल्यूशन ये है एसिडिक है, मैंने पहले ही बताया ये सोल्यूशन क्या है, एसिडिक है, तो उसके प्रेजेंस में रह के रिएक्शन कर लेगा, रिएक्शन कर लेगा, रिएक्शन कर लेगा किसके प्रेजेंस में, एसिड के प्रेजेंस में रह के रिएक्शन कर लेगा। इसीलिए हम लोग क्या यूज करते हैं, हम लोग यूज करते हैं प्लेटिनाइज्ड प्लेटिनम प्लेट। ठीक है, ताकि प्लेटिनम रिएक्ट न करे इनर्ट की वजह से। बात समझ में आ गई अभी? हाँ, अब देखो, अब फिर अभी फटाफट सुनना, अभी ध्यान से सुनना, वापस रिपीट नहीं करूंगा मैं। यहाँ से देखो हाइड्रोजन गैस यहाँ से आता है, यहाँ से हाइड्रोजन गैस आता है, आके इस प्लेट पे जैसे ही चिपकता है तो हाइड्रोजन क्या टूट के 2H प्लस बन जाता है, टूट के 2H प्लस। तो मैं रिएक्शन लिख रहा हूँ, रिएक्शन पहला रिएक्शन क्या होता है ये देखो, हाइड्रोजन गैस कन्वर्टेड इनटू 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, पहला रिएक्शन हो गया। ठीक है, अब ये 2H प्लस जो होता है वो इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी कनेक्ट होती है ना, ये इलेक्ट्रिसिटी कनेक्ट मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, और वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके 2H प्लस जो होता है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके क्या बन जाता है, हाइड्रोजन गैस। क्या बन जाता है, हाइड्रोजन गैस। और ये देखो यहाँ से हाइड्रोजन गैस फिर से बबल हो जाता है, हाइड्रोजन गैस बबल हो जाता है। SHE यूज्ड क्या है, SHE का यूज मैंने बताया था ना कि इट इज यूज टू फाइंड आउट द अननोन पोटेंशियल फॉर द नोन विद द हेल्प ऑफ नोन वन, नोन रिएक्शन के बेसिस, नोन नोन इलेक्ट्रॉन के इलेक्ट्रोड के हेल्प, मतलब निकालना हमारा एम क्या, अननोन की वैल्यू निकाल लेंगे नोन के हेल्प से। तो SHE एक एग्जांपल है। यहाँ पे देखो हाइड्रोजन गैस निकाला है, तो ये दोनों रिएक्शन उसमें होते हैं। कौन से रिएक्शन होते हैं, ये देखो ये दो रिएक्शन उसमें होते हैं। ये दो रिएक्शन होने का मतलब ये है, ध्यान से सुनो बेटा मेरा बच्चा, ध्यान से सुनो, ये दोनों रिएक्शन का मतलब ये है, ये दोनों रिएक्शन का मतलब ये है कि एक जगह इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है, दूसरे जगह इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है रहा है कि नहीं, हो रहा है कि नहीं, हो रहा है कि नहीं सर? उसे उससे किए है, यूज किए है, क्या वो पूछ रही है? ग्लास जैकेट के बाहर भी है कॉपर वायर, ये कॉपर वायर ना ही दिख रहा है, ये प्लेटिनम वायर है यार, ये प्लेटिनम वायर है। हाँ, ये ग्लास जैकेट के बाहर कनेक्ट करने के लिए वायर किधर कनेक्ट करेगा, इसमें पानी में? वायर को कनेक्ट करने के लिए चाहिए क्या? नहीं, कॉपर वायर नहीं होता, ज्यादा दिन तक टिकता नहीं है, खराब हो जाएगा, चाइना माल है वो, खराब हो जाएगा जल्दी से। कॉपर ऊपर है, अच्छा जी, जोड़ने के लिए कॉपर है बेटा, ये दूसरा वायर है ना, जोड़ने के लिए कॉपर है, कोई बात नहीं। आप यहाँ कॉपर लिखो या पीटी लिखो, कोई बात नहीं। ये नॉर्मल वायर है, नॉर्मल घर का वायर रहता ना वो है, यहाँ तक पीटी रहेगा, एक पीटी रहेगा। सही बोल रहा हूँ। ठीक है, तो ये दोनों रिएक्शन, अब इसमें खास बात क्या है देखो, खास बात क्या है इसमें देखो, ये देखो 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, एक जगह इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, दूसरी जगह इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है। ठीक है, दूसरी जगह इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है, और ये रिएक्शन आपको याद रखना है, ये रिएक्शन याद रखना। अब इसके बेसिस पे अब आपको समझना होगा एक और चीज, कि लॉस और गेन तो हो रहा है, इसका मतलब ये जो बंदा है वो कैथोड पे भी अटैच हो सकता है और एनोड पे भी अटैच हो सकता है, क्योंकि वहां पे लॉस और गेन दोनों हो रहा है। तो कैथोड और एनोड दोनों पे अटैच हो सकता है, इसीलिए ये किसके बेसिस पे अटैच होगा, ये अटैच होगा ऑन द बेसिस ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल के बेसिस पे ये लोग अटैच होंगे। ठीक है, ये चीजें आपको थोड़ी दिमाग में रखनी है SHE का। अब चलिए आइए बात करते हैं, दिखाते हैं आपको, आपको स्क्रीन इस पे दिखाते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ देखिए, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHE, standard hydrogen electrode SHE construction. SHE consists of the platinum plate coated with a platinum black, coated with a platinum black used as electrode. This plate is connected to the external circuit through the sealed narrow glass tube. You can see the glass tube is there. There is a sealed narrow glass tube. Okay, narrow glass tube containing mercury. It is surrounded by the outer jacket, surrounded by the outer jacket. Okay, the platinum electrode is immersed in 1 molar H plus ion solution.
इतना याद रखना है। 1 मोलर H प्लस आयन सोल्यूशन के अंदर कौन सा इलेक्ट्रोड है? प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है। The solution is kept saturated, dissolved hydrogen by bubbling hydrogen gas under 1 atmospheric pressure through the side tube of jacket। यहाँ से 1 atmospheric pressure पास करेंगे और जैसे ही पास करेंगे हाइड्रोजन गैस के कांटेक्ट में आएगा, वो ब्रेक होगा, हाइड्रोजन आयन के कॉन्सेंट्रेशन टूट जाएंगे और फाइनली यू विल बी एबल टू गेट the whatever the potential will be there. So platinum does not take part in the electrode reaction. That's why we are using it. It is an inert electrode and serve as a site for electron transfer. It is serve as a site for electron transfer. Electron transfer की site के जैसा काम करता है। तो ये सारे डायग्राम आपको अच्छे से देख लेना है। उसके बाद हम लोग आते हैं थोड़ा सा और डिटेल में देखने के लिए। फॉर्मुलेशन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज रिप्रेजेंटेड एज। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? कौन सा कॉन्सेंट्रेशन है? इसको हम लोग कहाँ पर यूज करते हैं? पहले ये देखिए, हाइड्रोजन आयन विथ हाइड्रोजन गैस विथ इलेक्ट्रोड कहाँ यूज होता है? ये कैथोड पे। मेजरली वी आर यूजिंग इट एज अ कैथोड। तो 1H प्लस 1 मोलार सोल्यूशन, 1m का मतलब है 1 मोलार। सो वी आर हैविंग H प्लस आयन एंड देन H2 देन प्लेटिनम। ओके, देन इलेक्ट्रोड रिएक्शन कैसे लिखेंगे? मैंने देखा 2H प्लस आयन एक्सेप्ट द 2 इलेक्ट्रॉन बिकम H2 गैस। ठीक है, ये वाला हो गया रिएक्शन। अब देखिए एप्लीकेशन ऑफ SHE। SHE कहाँ कहाँ यूज होता है? SHE कहाँ कहाँ यूज होता है, कैसे यूज होता है? SHE is used as SHE is used as a primary reference electrode। एक प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड जैसा इस्तेमाल होता है to determine the saturated potential of other electrode। to determine the saturated potential of other electrode। To determine the saturated potential of zinc electrode, we can write Zn2 plus with zinc, it is combined with SHE। जिंक को हमने कंबाइन किया SHE में, निकालने के लिए क्या? जिंक का पोटेंशियल। जिंक का पोटेंशियल निकालने के लिए हमने जिंक को SHE के साथ कंबाइन किया और हमने देखा उसकी कुछ वैल्यू आती है। क्या वैल्यू आएगी? देखो ध्यान से, तो यहाँ पे देखो ये हमारा SHE है, इतना SHE का पार्ट है और एक जिंक इलेक्ट्रोड का पार्ट है, दोनों को हमने कंबाइन किया। ठीक है, कंबाइन करके सॉल्ट ब्रिज लगाया, सॉल्ट ब्रिज डबल, दोनों के बीच में सॉल्ट ब्रिज लगाया। This shown that figure number 5.7 the standard cell potential can be written as। ये देखो सेल पोटेंशियल ऐसे लिखते हैं हम लोग, याद है हाइड्रोजन इज अ रिडक्शन पोटेंशियल एंड दैट zinc is the another anode one which is given as a H2 will be 0 because हमने पढ़ा था कि स्टैंडर्ड पोटेंशियल का ई नॉट वैल्यू जो होता है वो क्या होता है? 0 होता है। स्टैंडर्ड पोटेंशियल का ई नॉट वैल्यू 0 होता है। कभी कभी पूछ देता है वैशाली, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है ऐसा, तो करना पड़ जाता है। ठीक है, thus the measured EMF of this cell is equal to standard potential of zinc 2 plus with zinc। Okay, zinc electrode। So that is what it is given with the standard potential। नेक्स्ट इज हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस क्या होता है उसको देख लेते हैं। हाइड्रोजन गैस, व्हेन द हाइड्रोजन गैस फॉर हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड H प्लस एक्वस सोल्यूशन पासेस विद हाइड्रोजन गैस विद दिस थिंग, इसी को हाइड्रोजन गैस भी बोलते हैं, याद रखना। SHE इज आल्सो कॉल्ड एज द हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड, क्योंकि इसमें हम लोग हाइड्रोजन गैस यूज कर रहे हैं ना, इसको हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड भी कहते हैं, याद रखना। दिस इज आल्सो कॉल्ड एज हाइड्रोजन गैस electrode reaction and we are having 2H plus 2 electron gives out hydrogen gas। okay, where PH2 लिखा है ना, जो वो प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस लिखा है, प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस लिखा हुआ है। फ्रॉम नर्न्स इक्वेशन, नर्न्स इक्वेशन के हेल्प से अगर हम देखेंगे तो नर्न्स इक्वेशन क्या होता है? EH2 मीन्स electrode potential of hydrogen is equal to E naught of H2 minus 0.0592 log to the pressure of hydrogen gas divided upon the concentration of hydrogen gas। So we can write like this way and we are getting the E naught value is equal to 0। E naught value is equal to 0। E naught value of hydrogen is equal to 0 क्योंकि pressure is 1 atmospheric pressure। pressure is 1 atmospheric pressure।
ठीक है, प्रेशर वी आर टेकिंग 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, so it will be turned up into the zero. So the galvanic cell useful a day to day life, ये कहाँ यूज होता है, हमारे डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल होता है, डेली लाइफ में हम लोग इसको यूज करते हैं। उसमें से कुछ कॉमन सेल हैं जिनके बारे में हम थोड़ा बात करेंगे। पहला जो सेल है उसको बोलते हैं हम लोग प्राइमरी सेल और वोल्टाइक सेल। द फर्स्ट सेल इज कॉल्ड द प्राइमरी सेल और वोल्टाइक सेल। When a galvanic cell discharges during the current generation, when a galvanic cell discharges during the current generation, the chemicals are consumed in the primary voltaic cell. Chemicals are consumed in a primary voltaic cell. Once the chemicals are completely consumed, cell reaction stops. क्या हो जाता है, सेल रिएक्शन क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। प्रेशर इज कांस्टेंट, यस यस यस, 1 atmospheric pressure, and that one is comes the limitation of the hydrogen gas electrode. हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड का वही एक लिमिटेशन भी है। क्या लिमिटेशन है कि टू मेंटेन द प्योर एंड ड्राई हाइड्रोजन गैस ऑफ 1 atmospheric pressure इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। सो ये एक बहुत बड़ा लिमिटेशन है एसएचजी का। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का सबसे बड़ा लिमिटेशन ये है कि हाइड्रोजन गैस, ड्राई हाइड्रोजन गैस पास करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि उसका स्टोरेज ही मुश्किल है। ठीक है, वंस द केमिकल आर कंप्लीटली कंज्यूम्ड, एक बार केमिकल जब पूरा क्या होता है, कंप्लीटली कंज्यूम्ड हो जाता है, द सेल रिएक्शन स्टॉप्स। द सेल रिएक्शंस कैन नॉट बी रिवर्स इवन आफ्टर रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ द करंट फ्लो। सर कैन यू एक्सप्लेन होल एसएचजी प्रोसेस इन जस्ट 3 to 4 पॉइंट, अगर पॉसिबल होगा तो। यस श्रुति, आई विल डू दैट। then reversing the direction of the current flow and this cell cannot be recharged। तो इसमें देखो, ये पूरा पॉइंट का एक पूरा पॉइंट का एक पॉइंट बना रहा हूं मैं कि प्राइमरी वोल्टाइक सेल आर दिस सेल, इट इज अ टाइप ऑफ गैल्वानिक सेल व्हिच इज unidirectional or we can say one directional. If it is one directional, so it cannot be recharged, बस इतना ही पॉइंट याद रखना। प्राइमरी वोल्टाइक सेल का मेन पॉइंट रखना, इट इज एन यूनिडायरेक्शनल एंड कैनॉट बी रिचार्ज। अच्छा, श्रुति जोगी ने पूछा है कि सर एसएचई को ना एक पॉइंट में फटाफट बता दो, मतलब 2-3 पॉइंट में फटाफट बता दो। देख बेटा, एसएचई इसका पूरा नाम याद रख ले, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है, फिर उसके बाद तो बोलना ये एक गैस इलेक्ट्रोड है, फिर इसका तो डायग्राम ड्रॉ कर देना फटाफट, इसका तो डायग्राम फटाफट ड्रॉ कर देना, ऐसा जैकेट बना के, ऐसा कॉपर वायर बना के, ऐसा करके हाइड्रोजन गैस पास कर देना। तो इसमें जब हाइड्रोजन गैस पास करेगी तो तुझे क्या मिलेगा, क्या हुआ, लाल अभी दिख रहा है, रेड कलर। तो यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन गैस पास करेंगे, हाइड्रोजन गैस हम लोग इसमें इसके अंदर पास करेंगे। और जब जब हाइड्रोजन गैस पास करेंगे इसके अंदर तो रिएक्शन करेगा कैसे, 2 हाइड्रोजन losing 2 electron to become 2H plus ion and 2H plus ion accept 2 electron to become hydrogen gas। so ये वाला जो रिएक्शन है ना, उस रिएक्शन को लिख देना, बस एसएचई हो गया। इसका जीरो ईएमएफ जो होता है, इसका ईएमएफ जो होता है वो जीरो होता है, ये याद रख लेना। ठीक है, बस ऐसे 3-4 पॉइंट आपको याद कर लेना है, आपको 3-4 पॉइंट याद कर लेना है। हाय रिया, रिया प्रजापति, गुड इवनिंग, मेरी आवाज आ रही है? ठीक है, ये एसएचई का लिख लेना। रिया मेरी आवाज नहीं आ रही आपको? रिफ्रेश करिए बेटा, रिया रिफ्रेश करो। तो ये पॉइंट सारे समझ में आ गए। ये कुछ कुछ पॉइंट अपने ओन से बनाओगी श्रुति ना, तो आपके लिए इजी हो जाएगा। श्रुति अपने लिए अगर ओन पॉइंट खुद से बनाओगी ना तो आप याद रख पाओगी, अगर मैं बनाऊंगा तो आप भूल जाओगी कि कौन सा वाला सर ने बताया था। ऐसा करके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 2-3 पॉइंट उसको याद रखो, ओन पॉइंट बनाओ, वो अच्छा रहेगा। चलो, सेकेंडरी वोल्टाइक सेल, पहले प्राइमरी वोल्टाइक सेल, एग्जाम्पल ड्राई सेल है, सही बात है। और प्राइमरी वोल्टाइक सेल एक ऐसा सेल है जिसको हम लोग रिचार्ज नहीं कर सकते, उसको हम लोग वापस रीयूज नहीं कर सकते, तो उसको बोलते हैं प्राइमरी वोल्टाइक सेल। सेकेंडरी वोल्टाइक सेल एक ऐसा सेल है जिसमें क्या होता है कि केमिकल कंज्यूम ड्यूरिंग दी जनरेशन एंड जनरेटेड the purpose external potential slightly greater than the potential applied for the electrode। और ऐसे केस में recharging of the cell is possible। You can use and use and throw, yes, use and throw for primary anum, it is for primary। now for secondary
You can't throw them up. If you throw, it is your loss. So you should recharge it and you should use it. एक बार यूज कर सकते हो, रिचार्ज करके उसका यूज कर सकते हो। निकल कैडमियम स्टोरेज और निकैड, निकैड बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, निकैड, निकल कैडमियम स्टोरेज और निकैड, ठीक है। यस, so NiCad, nickel cadmium cell, is a secondary cell. In the other words, it is a dry cell that can be recharged. कोई बच्चा याद है मुझे बोल रहा था कि अभी आजकल उसका बैटरी आने लगा है, चार्जर आता है रिचार्ज करने वाला। कौन बच्चा बोल रहा था मुझे, याद है उसे? कोई बच्चा मुझसे बोल रहा था कि सर प्राइमरी सेल को रिचार्ज करने वाला आजकल चार्जर आ रहा है। बेटा वो चार्जर, वो निकैड है, वो निकैड, निकल कैडमियम वाला जो ऐसा है ना, वो एक टाइप का ड्राई सेल ही है, ड्राई सेल जैसा है, जो कि जिसको हम लोग रिचार्ज कर सकते हैं, उसको हम लोग रिचार्ज कर सकते हैं, ठीक है। तो निकल कैडमियम सेल इज द सेल which can be recharged. In other words, it is a dry cell and that can be recharged. So anode of the NiCad storage is the cadmium metal. The cathode is the nickel ore oxide and supported on the nickel, and the electrolytic solution is basic. So you will be getting the this oxidation, anodic oxidation reaction will happen for the cadmium. Cadmium means sir clock के लिए सेल को रिचार्ज कर सकते हैं। यस सर, अगर वो निकल कैडमियम वाला होगा तो। निकल कैडमियम, निकल कैडमियम वाला अगर सेल होगा तो हो सकता है। ड्यूरा सेल रिचार्जेबल आ रहा है ना निकल कैडमियम का, ये कुछ है उनके इक्वेशंस है। नेट सेल रिएक्शन निकल कैडमियम का याद रखना है, निकल कैडमियम निकैड का नेट सेल रिएक्शन NCR है रिएक्शन, ठीक है। अच्छा होगा वेडो वेडी बंद नाही होणार ना, काय रे काय बोलतोय भूषण? अच्छा होगा वेडो वेडी बंद नाही होणार ना, हा म्हणजे फायदा तर आहे पण महाग पण मिळतो, महाग पण मिळतो खूप। चलो देखो, the reaction product at the each electrode is solid adhere to electrode surface and therefore the cell can be recharged. तो सेल को हम लोग रिचार्ज कर सकते हैं। तो दो तीन पॉइंट इसका याद रखो, पहला रिचार्जेबल है, दूसरा इसके रिएक्शंस को याद रख लो, बस हो गया। तो वो सही हो जाएगा, बाकी कुछ इशू नहीं है इसमें। मर्क्यूरी सेल सॉलिड वाला होता है, सेकेंडरी सेल होता है, इट कैन बी रिचार्ज एंड इट कंसिस्ट द जिंक एनोड अमालगम ऑफ मर्क्यूरी, कैथोड इज अ पेस्ट, mercury and the carbon, electrolyte strongly alkaline in medium, the paste of KOH can be used. This is the NCR reaction for that. So reactions के NCR reaction बहुत ही ज़्यादा important हो जाते हैं, वो उनके प्रैक्टिस आपको करने बहुत ज़रूरी है, नहीं तो भूल जाओगे। आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चार्जिंग सरली, चार्जिंग संपली चार्जिंग संपली, मग चला चार्जिंग संपली, लेक्चर पण संपलेला आहे। आप आपल्या लक्ष द्या, अभ्यासावर लक्ष द्या, खूप अभ्यास करा चांगल्या प्रमाणे, नीटप्रमाणे। ओके, टेक केअर, उद्या भेटूया सेम टाइमवर। ओके, कल फिर मुलाकात होगी सेम टाइम पे। आज का टास्क बहुत अच्छे से किया तुम लोगों ने, तो थैंक यू सो मच। आप लोगों ने बहुत अच्छे से किया, अच्छे से पढ़ाई किया आप सब लोगों ने। टाटा एरम, टाटा।